प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपका टॉपिक है द्रव्य और उसका वर्गीकरण और ये आपका पहला चैप्टर है। इसकी पीडीएफ आपको पहले ही भेजी जा चुकी है और उसके बाद अब आप इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझ लीजिए। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे नंबर पर पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द्रव्य और उसका वर्गीकरण। सबसे पहले तो हम जानेंगे द्रव्य क्या चीज़ है और इसके कितने प्रकार होते हैं, किन किन चीज़ों से ये मिलकर बनता है, हम कैसे पहचानेंगे कि द्रव्य क्या चीज़ें हैं और इनके क्या क्या उपयोग हैं, और भी सारी चीज़ें जो इस पाठ के अंतर्गत आती हैं, हम सब उनका आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले द्रव्य क्या होता है। द्रव्य तो द्रव्य इसी को पदार्थ कहा जाता है, इसी को मैटर कहा जाता है इंग्लिश में, यही सब्सटेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें, ये चारों नाम एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। आप चाहे द्रव्य कहें, चाहे पदार्थ कहें, चाहे मैटर कहें, चाहे सब्सटेंस कहें, ठीक है। अब बारी आती है इसके परिभाषा की, डिफिनीशन की। कैसे डिफाइन करेंगे द्रव्य किसे कहते हैं। तो देखिए, आपको इसकी तो सबसे बहुत छोटी सी परिभाषा है कि वह पदार्थ या वह अवयव या ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं, मैटर करती हैं द्रव्य की परिभाषा के लिए। आइए उनको जानेंगे एक तरीके से। तो सबसे पहले आपको हम लगभग 5 पॉइंट बताएंगे, देख लीजिएगा, और उसी 5 पॉइंट का डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको दिया जाएगा अभी। आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। फर्स्ट है स्थान, दूसरा है भार, तीसरा है जड़त्व, चौथा है गुरुत्व बल, पांचवा है ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव, ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव। तो ये देखिए बेसिकली क्या होगा, परिभाषा तो आपको यहीं से मिल जाएगी। ये 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, स्थान और भार, परिभाषा तो यही क्लियर कर देगा आपकी। परिभाषा यहीं से क्लियर हो जाएगी कि ब्रह्मांड का वह निकाय या वह अवयव जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। यहीं से क्लियर हो गया। लेकिन इसको और डीपली अगर जाएंगे और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये 3 पॉइंट और देख लेंगे आप। मैं समझाता हूँ किस तरह से होगा ये। आइए देखते हैं। तो ब्रह्मांड का वह भाग, ये सब कुछ ब्रह्मांड है। आप जो भी कल्पना कर सकते हैं ब्रह्मांड में है, कल्पना करेंगे तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही करेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, आप मान लीजिए ये एक निकाय है, ये द्रव्य है। तो ब्रह्मांड के सभी अवयव जो स्थान घेरते हैं जिनमें भार होता है द्रव्य कहलाते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, इस कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा ये। सपोज करिए, मान लीजिए इसकी हम देखिए, ये देख लीजिए, ये अगर इसकी मार्किंग हम करते हैं तो मान के चलिए ये डस्टर हो गया, ठीक है। अब ये डस्टर जो है ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है। देखिए ये ब्रह्मांड है, इसका कुछ स्थान ये डस्टर घेरा हुआ है, क्लियर। तो ये स्थान घेरा, पहली चीज़ आपकी, पहली क्वालिटी क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, भार। अब जब आप इसको देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ भार तो होगा, 150 ग्राम जितने का भी होगा ये डस्टर, इसका भार तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो दूसरी क्वालिटी भी क्या हो गई, भार हो गई। ये सारी क्वालिटीज़ ये प्रूफ करती हैं, ये इसका रीज़न देती हैं कि हाँ ये द्रव्य है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब इसका जड़त्व, ये देखिए, जड़त्व का मतलब हो गया कि जब तक कोई बाह्य बल ना आरोपित करेंगे ये अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है। अब जड़ हो गया यहीं पर ये, ठीक। अब जड़, तो अब हम इससे कहते हैं डस्टर चल यहाँ से वहाँ मेज पे चला जा, तो चला जाएगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं, नहीं जाएगा। तो वही कंडीशन है। तो इसका भी गुण ये फॉलो कर रहा है। ये ऑप्शनल है, ज़्यादातर जरूरी नहीं कि जो जड़ है वो ठोस हो, कुछ चीज़ें चल रही होती हैं वो भी ठोस ही होती हैं। तो ये तो ऑप्शनल में है, इसलिए ये थोड़ा सा इसको हम साइड में करके इसका अध्ययन करते हैं। मेन यही दोनों है। तीसरा आया गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होता है,
पृथ्वी जिस किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है वही उसका गुरुत्व बल कहलाता है। अब जैसे डस्टर को है, ये डस्टर अगर हमने छोड़ दिया तो ये सीधा कहाँ गिरेगा? नीचे। पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है ना, तो इस पर गुरुत्व बल लग रहा है। ये भी आपकी चीज़ें क्लियर हुई, जड़त्व और गुरुत्व बल। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव, हम इसको छूकर देखकर ये जान सकते हैं कि ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है। हम द्रव को छूकर या देखकर ये जान सकते हैं कि ये द्रव पदार्थ है। गैस अगर कहीं है, बह रही है, या फिर हवा चल रही है, तो हम उसको महसूस करके ये जान सकते हैं कि हाँ हमारे आसपास गैस है, वायु है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव भी हम इसका कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपसे मिलें तब ये गुण, इन सभी ये पांचों पॉइंट में कोई एक गुण भी अगर मिल रहा है तो द्रव्य है। इज दैट क्लियर? 5 बता दिए हैं आपको। अगर इनमें से कोई गुण मैच कर रहा है इवन 1 तक, तो द्रव्य की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आप एक चीज जानेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड 2 चीजों से मिलकर बना है, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। जो भी चीजें द्रव्य के परिक्षेत्र में नहीं आती हैं वो ऊर्जा में रख ली जाती हैं। जैसे मशीनों की गड़गड़ाहट, मशीनों में जो आवाज़ आती है, ठीक है, ये एक ऊर्जा है। बिजलियों का चमक, बिजली जब चमकती है तो कोई आवाज़ आती है, वो ऊर्जा है। ठीक है, पत्तों की सरसराहट, इसमें भी जो आवाज़ आपको आ रही है ऊर्जा है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। एक वैज्ञानिक हुए थे सन 1905 में, आइंस्टाइन। 1905 इन्होंने एक समीकरण दिया था जिसको कि द्रव्यमान ऊर्जा के मध्य समीकरण माना जा सकता है। और ये समीकरण है E = m/c²। E = mc²। बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। परीक्षाओं में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि E = mc² है, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, किस सन में दिया था, या फिर आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया। तो यही है E = mc², जहां E एनर्जी है, m आपका मास है और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश का वेग, जो कि 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखा गया है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। अब बारी आती है इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कैसे जानेंगे? हम आपसे कहें अगर कि चलिए हमें आप कुछ 5 एग्जाम्पल बता दीजिए, ठोस के, 5 द्रव के, 5 गैस के, बता लेंगे आप। अगर हम कहें 10-10 एग्जाम्पल सबके बताइए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देंगे कि आप अपनी आंखों से दिखने वाली वस्तुओं को हमें बताइए। तो जैसे ही हमने ये क्वेश्चन घुमाया, हमने कहा कि आप अपनी आंखों से जो भी कुछ देख सकते हैं वो आप हमें बताइए। तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई आपके लिए कि भाई आंख से तो हम सब कुछ देख सकते हैं, कुर्सी है, मेज है, कंप्यूटर है, पंखा है, टीवी है, डेस्क है, लैपटॉप है, पानी है, तेल है, सब कुछ देख सकते हैं। तो ये जो भी कुछ आप अपनी आंखों से विजिबिलिटी ले सकते हैं, विजन ले सकते हैं, ये सब द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। देखिए, जो भी विजन आप लिया, आपने आंखों से विजन लिया, महसूस किया, सारी कंडीशन द्रव्य की कैटेगरी में रखी जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अब आपको बताना आसान हो जाएगा कि द्रव्य क्या है। कुर्सी, मेज, सारी कुछ। अब आप सारा एग्जाम्पल दे लेंगे अपने आप से। आइए इसके और आगे चलते हैं, देखते हैं फिर और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। अब इसको मिटाएंगे हम। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। अब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। तीन भाग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है द्रव्य को, ठोस में, द्रव में और गैस में। अब हम कैसे जानेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है? बेसिक सी चीज़ें हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार और आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। पढ़ा आप सबने है, बस थोड़ा सा एक बार याद करने की आवश्यकता है। सॉलिड, जिसको हिंदी में ठोस कहा जाता है, लिक्विड, इसे द्रव कहा जाता है, और गैस, इसे गैस ही कहा जाता है।
ठोस, द्रव और गैस। अब आकृति और आकार के आधार पे हम बात करेंगे। आकृति और आयतन, इसका आकृति और आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और इसमें दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है। इसमें अंतराणुविक स्थान की अगर बात करें तो ठोस में अंतराणुविक स्थान बहुत ही कम होता है, न्यून होता है। अंतराणुविक स्थान क्या होता है देख लीजिए, जान लीजिए, आपने अंतराणुविक स्थान सुना होगा। तो अंतराणुविक स्थान जैसे देखिए, ये आपका एक ठोस है, मान लीजिए ठोस है, तो इसमें जो दो अणुओं के बीच का स्थान होगा, एक सपोज करिए ये हम देख लेते हैं यहाँ से, एक अणु ये है आपका, ठीक है, और एक अणु ये बी, ठीक। अब इसका ये जो बीच का स्थान ये दिख रहा है आपको, ये इसी को अंतराणुविक स्थान कहा जाता है। थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं। ये एक अणु ए है, ये एक अणु बी है, इन दोनों के बीच का ये जो स्थान है इसी को अंतराणुक स्थान कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अंतराणुक स्थान। तो हम चर्चा कर रहे थे अंतराणुक स्थान की। तो इन दोनों अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उसे अंतराणुक बल, और जो ये स्पेस है उसे, ये जो स्थान है इसे अंतराणुक स्थान कहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यह स्थान जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही कम होगा। अंतराणुक स्थान यदि ज़्यादा है तो बल कम होगा, अंतराणुक स्थान यदि कम है तो बल ज़्यादा होगा। और यही एक कारण होता है इसकी आकृति निश्चित होने का, क्योंकि ठोसों के मध्य ये जो अंतराणुविक बल है इसका मान बहुत अधिक होता है, यानी कि अंतराणुविक स्थान बहुत ही कम होता है, जिस वजह से ये अणु आपस में बंधे रहते हैं और इनकी आकृति निश्चित रहती है। और इसके बाद बात करेंगे द्रव की। द्रव में क्या होता है, ये जैसे ठोस के अणु हैं तो ये बहुत ही पास पास हैं स्थान, और आप देख रहे हैं स्थान बहुत कम है और बल बहुत ही ज़्यादा है। द्रव में ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। जैसे ये सॉलिड हो गया, अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये जो अणु हैं ये थोड़ी दूरी पर होते हैं, ये दूरी पर होते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें थोड़ा दूरी पर अणु हैं, तो क्या होगा, इसका जो आकार होगा, द्रव जैसे आप जानते हैं द्रव जिस बर्तन में रखते हैं आप, पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, आपने जिसमें रखा ये उसी का स्थान ले लेते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इनके अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान पाए जाते हैं और ये स्थान ही रिस्पॉन्सिबल हैं इनके आकृति में परिवर्तन का। ठीक है। ठीक इसी तरह से गैस का भी होता है, गैस में और दूर दूर होते हैं जिस वजह से वो अनिश्चित होते हैं उनकी कैटेगरी। तो इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद का टॉपिक है हमारा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत ठोस जब द्रव में बदलता है तो क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, द्रव जब गैस में बदलेगा तो क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को, इसी तरह से गैस जब ठोस में बदलेगा तो इसी बदलाव का, इसी अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन हमें करना है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको उसकी रूपरेखा बता दे रहा हूं कि जब अपनी अवस्था, जैसे कोई पदार्थ है ठोस अवस्था में है, वो द्रव में गया तो किन कारणों से गया, और जब ये अवस्था परिवर्तित हुई तो उसको क्या कहा जाएगा, किन किन नियमों पर ये होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज आपको एक बार ओवरव्यू देख लीजिए इसका, क्या क्या चीज़ें बताई गई। द्रव्य बताया गया, उसका वर्गीकरण बताया गया, ठीक है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण बताया गया है आपको, उसमें संबंध बताया गया है आपको, और कि ये पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये समझाया गया है। इन सारी चीज़ों के साथ अवस्था परिवर्तन का जो आपको वीडियो है, ये अगला जो वीडियो आप पब्लिश होगा उसमें आपको अवस्था परिवर्तन से संबंधित चीज़ें बता दी जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।